आज के बाबू हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस फ्लो। पिछले क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को फिनिश किए थे। अब उसके बाद आपको समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाएंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे गॉस लॉ क्या होता है। ठीक, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन आपका किसी काम का नहीं है और ये कहता है कि इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ये कहलाता है आपका फ्लक्स। ध्यान से सुनिएगा जरा सा। अगर ये फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर यही फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होता है, वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डेफिनेशन आपका किसी काम का नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस एराइज नहीं होगा। ये जो दूसरा डेफिनेशन हम लिखे हैं बाबू, ये ही डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या है बाबू? डॉट प्रोडक्ट। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा बाबू? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्योंकि वेक्टर में आपको सर पढ़ाए होंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एरिया वेक्टर के बारे में हम कन्वेंशन ले रहे हैं कि ये जो आपका एरिया वेक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है। किसके टुवर्ड्स होता है बाबू? पॉजिटिव नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है। कैसे? जरा देखिए। सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोई एरिया है, ठीक। अब इस एरिया का नॉर्मल, तो इस एरिया का नॉर्मल बाबू आपका ये भी संभव है और इस एरिया का नॉर्मल आपका ये भी संभव है। अगर हम इस नॉर्मल को पॉजिटिव नॉर्मल कहें और इस नॉर्मल को नेगेटिव नॉर्मल कहें, तो हम लोग यहाँ पे किस एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे? तो इस एरिया वेक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग उसी एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे जो पॉजिटिव नॉर्मल के तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसी पॉइंट्स को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखा जा सकता है ई ए कॉस थीटा, क्योंकि सर आपको पढ़ाए होंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है, उसी एंगल को हम यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो भी गलती होने का संभावना होगा वो आपका यही थीटा पे होगा। तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ध्यान दीजिएगा जरा इधर बाबू। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेन ऑफ द रिंग या एक्सिस ऑफ द रिंग।
और इसके लिए जो एरिया वेक्टर डिफाइन होगा वो आपका होगा ये, दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो अब आप आसानी से समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल यहाँ पे कितना होगा, तो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो आपका कॉइल या रिंग इस तरह से रखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि आपका रिंग इस तरह से रखा हुआ है बाबू, ये आपका रिंग रखा हुआ है, ठीक। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो आपका दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द रिंग या प्लेन ऑफ द रिंग, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर ये आपका क्या होगा, एरिया वेक्टर। कुछ बच्चा यहाँ पे कहेगा कि सर एरिया वेक्टर ये नहीं हो सकता है क्या, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव नॉर्मल ही हम लोग लेते हैं, इसीलिए एरिया वेक्टर हमारा यही होगा। और अगर एरिया वेक्टर हमारा ये है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटा सा और समझिए जहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होगा। सपोज कीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और आपका जो रिंग है या आपका जो कॉइल है वो इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से आपका रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। तो ये जो आपका दिख रहा है बाबू, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द रिंग या प्लेन ऑफ द रिंग, और एरिया वेक्टर इस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका है एरिया वेक्टर, ये है आपका एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक। ध्यान से देखिए अब जरा, क्योंकि ये आपका एरिया वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल आपका कहलाएगा थीटा। जबकि क्वेश्चन में हमेशा आपको ये वाला एंगल दिया हुआ रहेगा, और बच्चे क्या करते हैं कि इसी एंगल को वो कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गिवन एंगल है ये तो वाला प्लेन ऑफ द रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल है, और हमें जो एंगल लेना होता है वो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच लेना होता है। तो अगर कभी ये एंगल दिया हुआ भी रह जाए, मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए जरा। कह रहा है कि इन ए रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। काफी पॉपुलर न्यूमेरिकल्स है बाबू, ध्यान दीजिएगा जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताइए थ्रू ए सरफेस 10i कैप मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स आपका एरिया वेक्टर भी गिवन है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट जरा समझिए। यहाँ पे सर आपको समझाए होंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू होता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही पढ़े होंगे बाबू वेक्टर में। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। इसको लिख सकते हैं ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ई एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एक्स क्या लिखा हुआ है बाबू, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। सिमिलरली ई वाई लिखा हुआ है वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वाई लिखा हुआ है वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। ई जेड लिखा हुआ है जेड कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए जेड लिखा हुआ है जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर।
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वहां से देखिए अच्छे से, EX इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हम यहां से लिखेंगे 2 इंटू एरिया वेक्टर का x कंपोनेंट, तो एरिया वेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट ही है, तो हम यहां से लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस EY का वैल्यू दिया हुआ है 3, लेकिन एरिया वेक्टर के पास y कंपोनेंट 0 प्लस EZ ये आपका है 1 और एरिया वेक्टर का z कंपोनेंट 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 20 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आपका कितना आएगा 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलॉम इनटू एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर मतलब एरिया का यूनिट, और एरिया का यूनिट सारे बच्चे को पता है मीटर स्क्वायर, तो आंसर जाएगा आपका 20 न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये भी काफी आसान सा न्यूमेरिकल्स है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्क्वायर फ्रेम आपके पास कैसा है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर फ्रेम का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रेम, सारे बच्चे को पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड लेंथ का स्क्वायर। थोड़ा सा सावधान रहेंगे बाबू, एज लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा फिजिक्स में जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करते हैं, इसी वजह से हम यहाँ एरिया मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है इज प्लेस्ड विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती होगा, क्या कह रहा है, पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसी एंगल को तो हम लोग एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर कहते थे। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन में 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है EA cos थीटा। E का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 20 वोल्ट पर मीटर, एरिया का वैल्यू पुट कीजिए 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, हाफ, तो 20 वोल्ट पर मीटर 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, cos 60 आपका 1/2। यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट इंटू मीटर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक यूनिट ये भी है वोल्ट इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक यूनिट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता चला था न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है और ये भी ऑप्शन में रह सकता है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू गॉस लॉ का स्टेटमेंट। एक गॉस लॉ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका हम आपको समझाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर या EA cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। ध्यान से समझिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट इनक्लोज्ड चार्ज। ध्यान से सुनिए तो जरा बाबू, नेट इनक्लोज्ड चार्ज। अब नेट इनक्लोज्ड चार्ज है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ लगाने से पहले चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा,
और चार्ज तभी इनक्लोज होगा जब आपका सरफेस कैसा हो, क्लोज हो। जब आपका सरफेस कैसा हो बाबू, क्लोज हो। दैट मीन्स क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कहलाएगा नेट इनक्लोज्ड चार्ज। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड नेट या Q इनक्लोज्ड। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को हम मैथमेटिकली या गॉस मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। क्लोज इंटीग्रल, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है बाबू, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड नेट। ध्यान से सुनिएगा। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग सीखेंगे क्या? तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसका वैल्यू बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। ये स्टेटमेंट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होगा। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट यूज होगा और ये वाला यूज होगा आपका फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल किसके बराबर होगा? तो 1/ε0 Q इनसाइड नेट। कहाँ? जब आपका चार्ज एयर में रखा हुआ हो या वैक्यूम में रखा हुआ हो। कभी कभी क्या करता है कि चार्ज को मीडियम में प्लेस करेगा। जेईई में भी बालक इधर 2015 या 16 का क्वेश्चन जब देखेंगे तो चार्ज को वो रखा था मीडियम में, और बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, सिर्फ इसी स्टेटमेंट को याद करके चले जाते हैं। तो जब चार्ज को मीडियम में रखा और आपने अगर इस स्टेटमेंट को यूज किया तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत होगा। मीडियम में चेंज कहाँ करेंगे? तो मीडियम में चेंज होगा 1/ε0 Q इनसाइड नेट। क्वेश्चन क्या पूछा था जेईई में वो सुनिए, काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन नहीं था। कहा था कि एयर में रखा हुआ है, उस समय फ्लक्स का वैल्यू है 5। कहा कि सेम चार्ज को सेम सरफेस के अंदर रखा गया, बट सरफेस के अंदर हम मीडियम फील कर दिए और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो बताइए कि अब न्यू फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ था 5 होगा, दूसरा ऑप्शन 5 होगा, तीसरा ऑप्शन 5/5 होगा और चौथा ऑप्शन इस तरह से कुछ और दिया हुआ था। आप आसानी से कह सकते हैं 1/ε0 इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ था 5, और ये क्या है बाबू? 5/ε, और इसी εr को हम लोग बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर कौन सा चला जाता? 5/5। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि एयर में अगर चार्ज है तो 1/ε0 Q इनसाइड नेट, और अगर मीडियम में है तो 1/ε0 Q इनसाइड नेट हो जाएगा। चलिए, जो हम लोग बाबू अभी पढ़ रहे थे उसी के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई ε0। ध्यान से सुनिएगा जरा। आपको करना क्या होगा? तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो चार्ज गिवन है उस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लाना है। जो भी चार्ज है बाबू, उस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लाना है। और जब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया तो फिर आपको ये देखना है कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। टोटल चार्ज अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप कैलकुलेट कर लिए Q इनसाइड, और उस Q इनसाइड को अगर आप ε0 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, जरा देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको समझिए, इन दोनों एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या किए कि +Q चार्ज रखा हुआ था, इस +Q चार्ज को हम एक सरफेस से इनक्लोज कर दिए, ये सरफेस से इनक्लोज कर दिए। अब अगर हम सरफेस से इनक्लोज कर दिए तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ +Q चार्ज है, तो हम यहाँ लिखेंगे +Q डिवाइडेड बाई ε0। एक बात बताओ बाबू कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये पॉजिटिव फ्लक्स है या नेगेटिव फ्लक्स है?
तो इप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव और Q पॉजिटिव, दैट मीन्स फ्लक्स कैसा है बाबू, पॉजिटिव फ्लक्स। ध्यान से समझिए, इस प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो अब जरा देखिए कि जब ये फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज जा रहा है तो इस सरफेस से ये फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि इस सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, आउट गोइंग हो रहा है। इसी वजह से इस पॉजिटिव फ्लक्स को हम लोग कभी कभी कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। क्या कहते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स, या कभी कभी बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स। कभी कभी करेगा क्या बाबू, जेईई के एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया हुआ है, यहाँ से आउट गोइंग फ्लक्स बोलेगा और इनकमिंग फ्लक्स बोलेगा। अब आपको खुद समझना होगा कि आउट गोइंग फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स का मतलब क्या, नेगेटिव फ्लक्स। कैसे, तो यहां देखिए इसको, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर वैल्यू कोई पूछेगा तो हम आसानी से लिखेंगे -Q डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ -Q चार्ज है। अब जरा देखिए, ये इप्सिलॉन नॉट तो पॉजिटिव है लेकिन चार्ज नेगेटिव है, दैट मीन्स ये फ्लक्स कैसा है बाबू, नेगेटिव फ्लक्स। और -Q चार्ज के लिए अगर फील्ड लाइंस देखेंगे तो सर आपको पढ़ाए थे, जब फील्ड लाइंस पढ़ा रहे थे, कि फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आकर के पॉजिटिव पॉइंट पे टर्मिनेट होता है, इन्फिनिटी से आकर के पॉजिटिव पॉइंट पे टर्मिनेट होता है। इसका मतलब है कि इस सरफेस को अगर कंसीडर किया जाए, इस सरफेस को अगर कंसीडर किया जाए तो सारे बच्चे को फील्ड लाइंस बाहर जाता हुआ दिखेगा या अंदर जाता हुआ दिखेगा, अंदर जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स इस फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, इनवर्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इनवर्ड फ्लक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे आप, इनकमिंग फ्लक्स का मतलब नेगेटिव फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव फ्लक्स। इसको देखते हैं, अगर हम आपसे ये कह दें कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल इनसाइड चार्ज। और टोटल इनसाइड चार्ज बताइए कितना होगा, ये +Q1 ये -Q2। सर आपको पढ़ाए थे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ से लिखेंगे Q1 -Q2 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और आपसे गलती होता है। कहेगा कि अगर हम सरफेस के अंदर डाइपोल को रख दें, सरफेस के अंदर डाइपोल को रख दें, तो बताइए नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप जरा देखिए तो बाबू कि डाइपोल के केस में हम आपको समझाए थे कि ये +Q और ये -Q नेचर में अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो Q -Q डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना, 0। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी डाइपोल को सरफेस के अंदर इनक्लोज किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि नेट चार्ज ऑन डाइपोल हम बताए थे कितना होता है, 0 होता है। चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नीट का फेवरेट क्वेश्चंस है, ये और ये। पता नहीं क्यों बाबू, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा। ध्यान से सुनिए इसमें करते क्या है, बहुत आसान है। कहेगा कि हेमीस्फीयर के सेंटर पे Q चार्ज को रख दिया गया, बताइए कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। हम आपको समझाए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे कि सबसे पहले चार्ज को इनक्लोज कीजिए, सबसे पहले चार्ज को अंदर कीजिए, और चार्ज को अंदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसी तरह के हाफ हेमिस्फीयर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका पूरा हेमिस्फीयर। अगर ये पूरा हेमिस्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू Q बाई इप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूरा सरफेस है या आधा सरफेस है, आधा सरफेस है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/2
Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बाबू आपका सेमी सिलेंडर है और इसके यहां पे Q चार्ज को रख दिया गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिलेंडर को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के लिए हम इसी तरह का एक हेमी सिलेंडर लेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। पूरा सिलेंडर अगर होता, ध्यान दीजिएगा, पूरा सिलेंडर अगर होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आधे से पूछा गया है, तो आधे से अगर पूछा गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 1/2 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज को रख दिया गया। आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, आप जवाब देंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यही जवाब देंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब जरा समझिए तो, अगर आपसे पूछा फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, तो जरा सोचिए कि इस चार्ज को अगर ढकना है तो हमें कितने सरफेस का हेल्प लेना पड़ेगा बाबू। इस तरह का हमें 6 सरफेस का हेल्प लेना पड़ेगा। सारे बच्चे को मालूम है कि क्यूब कितने सरफेस से मिलके बना हुआ होता है, 6 सरफेस से मिलके बना हुआ होता है। तो 6 सरफेस के कारण Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस के कारण कितना होगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक एज से कितना होगा, क्या पूछ रहा है बाबू, एक एज से कितना होगा फ्लक्स थ्रू वन एज, जरा सोच के बताइए कि इस Q चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करने के लिए इस तरह का हमें कितना एज चाहिए, तो हमें 12 एज चाहिए। 12 एज के कारण Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक एज के कारण 1/12 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्या कहता है बाबू कि एक कॉर्नर से बताइए कितना होगा, तो कितना कॉर्नर मिल करके चार्ज को इनक्लोज करेगा, 8 कॉर्नर। तो हम कह सकते हैं कि 8 कॉर्नर के कारण Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कॉर्नर के वजह से 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को बेस मान करके ये जेई का पूछा हुआ फेवरेट क्वेश्चन रहता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। इसको जरा ध्यान से समझिए, यहां समझा रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इस सरफेस से कितना होगा। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको जरा ध्यान से समझिए तो बाबू, ये इसका सेंटर हो गया और इसके सेंटर से ये जो Q चार्ज है ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो ये जो दूरी आपका दिख रहा है ये दूरी है a/2। दूरी कितना है, a/2। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर से a/2 दूरी पर, ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, सेंटर से a/2 दूरी पर Q चार्ज को रखा गया है, तो इस Q चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ऐसा आपको कितने सरफेस का रिक्वायरमेंट होगा, 6 सरफेस का रिक्वायरमेंट होगा। जब आप इस तरह से 6 सरफेस लेंगे तो जाकर के ये Q चार्ज इनक्लोज होगा, और जब ये Q चार्ज इनक्लोज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 6 सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से, एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट एग्जांपल यहां देखिए बाबू, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है बाबू, यूनिफॉर्मली चार्ज। और चार्ज कैसा है बाबू, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, और क्यूब का साइड लेंथ है आपका a। आपसे कहा कि बताइए क्यूब के थ्रू मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा है बाबू, मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा।
अब जरा समझिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स है ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये फ्लक्स मैक्सिमम तभी होगा जब Q इनसाइड का वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और Q इनसाइड कितना होगा बाबू, तो Q इनसाइड जरा देखिए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज लेम्डा। तो आप सोच समझ के बता दीजिए कि इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम लेंथ, इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितना आ सकता है। तो इस क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ आएगा वो इसके डायगोनल के बराबर आएगा। हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो होगा √3a। किसके बराबर, √3a के बराबर। और अगर मैक्सिमम लेंथ √3a है तो मैक्सिमम इनसाइड चार्ज कितना होगा बाबू, तो मैक्सिमम चार्ज ये आपका होगा लेम्डा इंटू √3a। और अगर मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट हो गया तो इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे Q इनसाइड मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू √3a इंटू लेम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जो इस पर बेस्ड था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पेज भरा हुआ था। क्वेश्चंस को देख करके ही बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ का क्वेश्चन है, आधे पेज में लिखा हुआ है तो फिर वो बनेगा नहीं, ऐसा सोच लिया बहुत सारे बच्चे। बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा फ्लक्स और फ्लक्स इज इक्वल टू आप क्या जानते हो बाबू, फ्लक्स इज इक्वल टू जानते हो Q इनसाइड नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इनमें से कौन सा चार्ज हमारे काम का नहीं है। तो इस सरफेस से बाहर जो भी चार्ज रखा हुआ होगा वो चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स सबसे पहले ये पॉइंट चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है। यहां समझिए तो ये जो रॉड है, रॉड का 3/4 पार्ट बाहर है, रॉड का 3/4 पार्ट बाहर है। अंदर कितना है, अंदर तो बाबू सिर्फ और सिर्फ 1/4 पार्ट है। और जब रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है तो 8 कूलम्ब में 6 कूलम्ब तो बाहर है, 6 कूलम्ब चार्ज बाहर है और 2 कूलम्ब चार्ज अंदर है। तो आप बताइए कि आपके काम का कौन सा है, तो आपके काम का सिर्फ और सिर्फ ये 2 कूलम्ब है, ये 6 कूलम्ब किसी काम का नहीं है। ये -7 कूलम्ब पॉइंट चार्ज अंदर रखा हुआ है, ये हमारे काम का है। यहां देखिए तो बाबू, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है 6 कूलम्ब का, आधा बाहर है और आधा अंदर है। दैट मीन्स 3 कूलम्ब चार्ज बाहर और 3 कूलम्ब चार्ज अंदर। दैट मीन्स ये वाला जो बाहर है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम कह सकते हैं Q इनसाइड कितना है बाबू, तो ये है -7 प्लस ये आपका कितना हो गया 2 प्लस ये आपका कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस पार्टिकुलर केस में फ्लक्स का नेचर कैसा है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है, तो ये नेगेटिव फ्लक्स इस बात को समझा रहा है कि हमारा फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, तो इनकमिंग फ्लक्स होगा। आंसर गया था बाबू -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई का ही पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, इफ द फ्लक्स इंटरिंग, ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, इफ द फ्लक्स इंटरिंग का मतलब क्या है बाबू, इनकमिंग। और इनकमिंग जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ये आपको पहले से पता है। एंड लीविंग, ध्यान दीजिएगा, लीव कर रहा है बाबू, सरफेस को छोड़ रहा है, दैट मीन्स आउटगोइंग फ्लक्स, और ये आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं ना।
फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज φ1 एंड φ2 रेस्पेक्टिवली। तो जरा सोच के बता दीजिए कि ये जो φ1 है ये आपका इंटरिंग फ्लक्स है, दैट मीन्स नेगेटिव फ्लक्स, और ये जो φ2 है ये आपका लिविंग फ्लक्स है, दैट मीन्स आउटगोइंग फ्लक्स। आपसे पूछा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या लिखेंगे, तो ये आपका φ2 और ये आपका φ1 इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q इनसाइड आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस नीट में बहुत बार आया, मेन से जब ले रहा था बाबू उस समय बहुत बार आया, फिर ये क्वेश्चंस आपका जेईई में भी रिपीट हुआ, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है, ए हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज Q विद इन इट। ये हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है Q। तो आप इतना तो बता सकते हो ना बाबू कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो सारे बच्चे बता सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिएगा। कह रहा है कि इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ, दो बार लिखा गया था, विथ द कर्व सरफेस। ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस कौन है, तो ये आपका सिलेंडर है, देखने में जो आपका फ्लैट लग रहा है यही आपका कर्व सरफेस है। कैसे, तो जरा समझिए, ये अगर आपका सिलेंडर है तो ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस बाबू प्लेन है, और ये जो सरफेस आपका दिख रहा है ये सरफेस आपका क्या है, कर्व है। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू है फाई। तो अब जरा सोचिए कि ये जो हॉलो सिलेंडर है इसमें टोटल सरफेस कितना है, तो टोटल सरफेस में एक प्लेन सरफेस ये, एक प्लेन सरफेस ये, और एक कर्व सरफेस आपका ये। तो इस कर्व सरफेस से फ्लक्स को फाई कंसीडर कर लिया गया। हम इस सरफेस से एज्यूम कर रहे हैं फाई नॉट और इससे भी एज्यूम कर रहे हैं फाई नॉट। तो बताइए टोटल फ्लक्स के जगह पे फाई प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। अब आपसे कहा फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विथ द प्लेन सरफेस, विथ द प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 फाई नॉट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। यहाँ से फाई नॉट का वैल्यू आपका आएगा 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका। चलिए हम लोग जो अभी पढ़े थे बाबू मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, उससे रिलेटेड दो छोटा छोटा पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चे को दिक्कत होता है, उसको हम नोट के फॉर्म में लिख दिए हैं, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। देखिए क्या, इस इक्वेशन के इधर जो LHS में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज का भी लेते हैं और आउटसाइड चार्ज का भी लेते हैं। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। जबकि RHS में जो Q इनसाइड लिखा हुआ है ये Q इनसाइड, मतलब ये कि आउटसाइड सरफेस या आउटसाइड चार्ज जो रखा हुआ है वो हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि ये सरफेस है Q1, Q2 और Q3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी और Q3 की वजह से भी। जबकि Q इनसाइड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, Q1 और Q2 की वजह से। तो दिक्कत। तो बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि सर Q3 को हम लोग क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, आउटसाइड चार्ज को हम लोग कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो उसके पीछे के लॉजिक को यहाँ समझिए। क्या लॉजिक है बाबू, कि द फ्लक्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स जीरो हो गया तो हम इसके फ्लक्स को कंसीडर करें या नहीं करें। सवाल आता है
एक सरफेस कंसीडर किए हैं, इसी गॉसियन सरफेस से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना था और चार्ज कहाँ रखा हुआ है बाबू? आउटसाइड क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसका जो फील्ड लाइंस है वो ये रहेगा, इस तरह से फील्ड लाइंस चल रहा है, ये इसका फील्ड लाइंस चल रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम एक सरफेस कंसीडर करें तो जरा देखिए तो कितना फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है बाबू? 4 फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है। और यहाँ चूंकि 4 फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है तो यहाँ जो इनकमिंग फ्लक्स डिफाइन होगा कितने फील्ड लाइंस के कारण? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण। जबकि सरफेस को छोड़ने वाला जो फील्ड लाइंस है बाबू वो भी कितना है? वो भी आपका 4 फील्ड लाइंस है। तो सरफेस को चूंकि ये छोड़ रहा है तो आउटगोइंग फ्लक्स डिफाइन होगा, और आउटगोइंग फ्लक्स भी कितने फील्ड लाइंस के वजह से डिफाइन होगा? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से डिफाइन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए कि ये जो इनकमिंग फ्लक्स है और ये जो आउटगोइंग फ्लक्स है दोनों 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से ही है। दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। और अभी अभी हम आपको समझाए थे कि इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो अगर हम टोटल फ्लक्स देखेंगे आउटसाइड चार्ज की वजह से, तो आउटसाइड चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स 0। यही वजह है कि हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते समय जो चार्ज इस सरफेस से बाहर रखा हुआ रहता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज को ही कंसीडर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है आपका नोट, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए बाबू, नोट नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। बताया ये जा रहा है कि शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है बाबू? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो आप गॉसियन सरफेस किसी भी शेप एंड साइज का कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान बस ये देना है कि जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं वो आपका गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो और साथ ही साथ क्लोज हो। अब बच्चा पूछता है कि सर जब आपने कह दिया कि गॉसियन सरफेस का शेप और साइज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है तो पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस यही क्यों कंसीडर करेंगे? हम पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस ये कंसीडर करेंगे। सवाल ये है बाबू कि आप गॉसियन सरफेस ये भी कंसीडर कर सकते हैं, आप गॉसियन सरफेस ये भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, और वहाँ आपको जो गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर किया उसका एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं तो इसका एरिया हमें पता है, लेकिन अगर आप ये अमीबा शेप में गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए तो इसका आपको सरफेस एरिया पता नहीं है। यही रीज़न है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा गॉसियन सरफेस कैसा हो? सिमेट्रिकल हो और साथ ही साथ क्या हो? क्लोज हो। यहाँ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा गया है बाबू ये आपका ट्रू और फॉल्स में आता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या कहता है? कह रहा है कि गॉसियन सरफेस कभी भी पॉइंट चार्ज को क्रॉस नहीं करेगा। एक एग्जांपल अभी पढ़ाए थे बाबू, आईआईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे हम अभी जस्ट। तो यहाँ पे रखे थे -7 कूलम, यहाँ रखे थे 9 कूलम, यहाँ इस तरह से रॉड रखे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम था, और यहाँ आपका डिस्क रखे थे, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम था। ध्यान दीजिए जरा, गॉसियन सरफेस कभी भी पॉइंट चार्ज को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्रॉस कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बाबू आपका ये था और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्रॉस कर रहा था। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्रॉस कर रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है? जवाब देंगे नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है, आप जवाब देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को गॉसियन सरफेस क्रॉस कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये आपका नोट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये समझिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन सरफेस। आपके सिलेबस में जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है
उस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कितना होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की वजह से कितना होता है, इनफाइनाइट रॉड की वजह से कितना होता है, सीट की वजह से कितना होता है और प्लेट की वजह से कितना होता है। ये 7 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ना है। अब अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे द्वारा किस तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम इसी तरह के गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि जिसका शेप स्फीयर के फॉर्म में हो या पॉइंट चार्ज के फॉर्म में हो उसके लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जैसे पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इन चारों के वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। जबकि इनफाइनाइट रॉड रहे, सीट रहे या प्लेट रहे, जब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो ये आपको अब याद रखना है। अगले क्लास में हम जब पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो ये आपका फिनिश होगा पहले क्लास में। ठीक, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।